नमस्कार दोस्तों। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि 22 दिसंबर 2024 को होने जा रही है, उसी के लिए ये आपका PYQ सेट नंबर 4 है। अब तक 3 सेट अपलोड हो चुके हैं और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप केवल क्विज़ लगाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर studywithgyanprakash.com पर जाकर जितने भी PYQs हैं उनकी क्विज़ लगा सकते हैं। तो आज मिलाकर कुल 22 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूरी व्याख्या देंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक भारत में बोर्ड और मुख्यालय के बारे में एक लिस्ट दी गई है, प्रश्न की कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद, चाय बोर्ड कोलकाता, मसाला बोर्ड कोची में है, रबर बोर्ड कोट्टयम में है, लेकिन कॉफ़ी बोर्ड वाला यहाँ पर गलत है। तो ये आपका आंसर होगा, ये कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में आपको मिलेगा। बेंगलुरु जो है कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजधानी है, इसके बाद देश दिया गया है। तो ये प्रश्न जब आया था तो बहुत सारे लोग इसका आंसर दे नहीं पाए थे, क्योंकि एग्जैक्टली ये ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी के बारे में हम लोग ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं, और आगे चलकर जो दिक्कतें आती हैं वो इसी प्रकार से आती हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो कंपाला जो है ये युगांडा की राजधानी है, यानी कि ए का दूसरा मिलेगा। इसके बाद है किगाली राजधानी है किसकी, रवांडा की है। ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि रिपीट हो जाए क्वेश्चन ही। किगासा के बारे में बात करेंगे, इसको किन्सासा कहते हैं, किन्सासा। तो फ्रेंड्स किन्सासा जो है ये कांगो की राजधानी है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और खार्तूम ये राजधानी है सूडान की। ठीक है, तो इस प्रकार राजधानी और देश के नाम पूछे गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ लिया गया था। अब आपने नाम तो खूब सुने होंगे, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट का, और ज़्यादातर लोग इसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट मानते हैं। लेकिन मैप अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। देखो ये है भारत का मैप, और ये असीरगढ़। अच्छा एक बात बताओ कि असीरगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, या ये भी बता दो कि ये कब हुआ था। जो याद हो लिखो, ठीक है। और अगर थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो और बेटर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर आप लिख दोगे वो एग्ज़ाम तक तो पक्का भूलेगा नहीं। तो असीरगढ़ का युद्ध, देखते हैं कितने लोग इसके बारे में डिटेल में लिखते हैं। तो फिलहाल मैप देख लेंगे आप तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थाल घाट सबसे उत्तर में है, फिर भोर घाट है, और फिर पाल घाट है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, सबसे पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर लास्ट में आता है आपका पाल घाट। तो ये याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर मैप लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, उत्पाद और जिला। आपको याद होगा काला नमक चावल, ये एक फेयर मेला आयोजित हुआ था, कहाँ पर, सिद्धार्थ नगर में, ये याद होगा आपको। देसी घी ये औरैया में खूब पैदा होता है। औरैया जो है वो देसी घी के लिए ही जाना जाता है। औरा की पैदावार प्रतापगढ़ में होती है। और केला फाइबर कह रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, कुशीनगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सुमेल हो गया। तुलसीदास के बारे में प्रश्न था कि तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजाजीपुर नामक गांव में हुआ था। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब हो सकता है कि इस बार पूछ ले कि कब हुआ था। ठीक है, तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, ये 1511 में हुआ था। अब ये पूछ सकता है कि उस समय मुग़ल सम्राट कौन था। तो बताओ कि कौन था मुग़ल सम्राट, कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अब अकबर मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि अकबर तो 1556 में आया था। इसके बाद उसकी पत्नी का नाम गीतावली था। बताओ ये सही है गलत है, नहीं ये तो गलत हो गया, यानी कि केवल पहला वाला सही था, दूसरा वाला गलत था। तो पत्नी का नाम क्या था बताओ। पत्नी का नाम गीतावली नहीं था, बल्कि पत्नी का नाम था उनके रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली। ठीक है, तो मतलब इसमें जो ऑप्शन था केवल एक वाला सही था, दूसरा ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना था। ये ज़रूर आप लोग सुमेल कर लेंगे, इसमें से एक भी अगर आप मैच करा पाएंगे तो आसानी से इसका मैचिंग हो जाएगा। आपको याद होगा अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 ये संसद का जो सचिवालय होता है उससे संबंधित है।
और ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको मैच कराना है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? एग्जैक्ट फिगर आपको याद होगा, ये 31.16 था। अब इसे आप 31.2 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है या 5 या उससे ज़्यादा होता है तो उसके पहले की संख्या में क्या होता है, एक ऐड हो जाता है, तो 31.2%। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो भारत की जो नगरीय जनसंख्या थी कितनी थी संख्या में, तो याद रखना कि ये थी 377 मिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडीज़ ये दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है, ये पर्वतमाला आपको मिलेगी दक्षिणी अमेरिका में। आल्प्स मिलेगा आपको यूरोप में, और अल्ताई पर्वत जो है ये एशिया में ही मिलेगा आपको। अपलेसियन मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। तो याद रखना कि जो एंडीज है ये दक्षिणी अमेरिका का पर्वत है और आल्प्स एशिया का है। 2 याद रखेंगे, बाकी मैच हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, क्या नाम है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। सही है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। याद रखना कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी, मतलब 1857 की क्रांति से पहले हुई थी। जब आपको सन याद न हुआ करे तो एक टाइमलाइन बना लो और उससे उसकी तुलना किया करो कि इसके पहले हुआ या उसके बाद हुआ। ठीक है, जैसे कि आपके मन में आ सकता होगा कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, अब दिमाग में रख लो कि तब गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये उनके जन्म के पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी। अब इससे आप ये भी याद कर सकते हैं जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो गांधी जी से कितने बड़े थे। तो थोड़ा सा ना रिलेटिव स्टडी अपने मन में कर लिया करो, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। और थोड़ा जुकाम है तो उसके लिए सॉरी, आवाज़ भारी भारी लग रही होगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, चित्रकारी और राज्य। मधुबनी जो पेंटिंग है ये बिहार से संबंधित है, ये तो आप खूब अच्छे से जानते होंगे। लेपाक्षी का संबंध जो है ये आंध्र प्रदेश से होता है। पट्टचित्र ये मिलेगा आपको उड़ीसा में, और वारली का संबंध है महाराष्ट्र से। तो एक क्रम यहाँ पर बन रहा है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, वैसे वारले से बहुत सारे लोग गेस कर लिए होंगे, विले पार्ले और वारले, तो महाराष्ट्र। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था आपको, मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, उसके बाद मतलब यहाँ पर देखा जाए तो बढ़ते क्रम की बात हो रही है ऐसे। ठीक है, मतलब आगे वाला जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे आप, आरोही या अवरोही? तो ये जो है अवरोही क्रम में पूछ रहे हैं। अवरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, आरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो आवृत्ति के बढ़ते क्रम की बात हो रही है, तो सबसे कम जो आवृत्ति होती है वो रेडियो तरंगों की होती है। ठीक है, जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी आवृत्ति सबसे कम होती है। उसके बाद देखेंगे जो अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड जो होती हैं, और फिर उससे बड़ा आपको मिलेगा दृश्य किरणें जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट। और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्सरे। तो एक्सरे जो किरणें होती हैं ये सबसे ज़्यादा, मतलब इनकी जो आवृत्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में विचार करना था। इसकी स्थापना 1965 बता रहे हैं, गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, आपको याद होगा। ठीक है, पहले ललित कला अकादमी बना था 1962 में, फिर संगीत अकादमी बना 1963 में। और कहाँ बना, तो ये लखनऊ में बना, न कि वाराणसी में। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो कहीं यहाँ पर आयोग तो मानता है कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उत्तर कहीं कहीं और भी मिलता है। मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ। देखो 1840 में जो भारत की पहली चीनी मिल थी वो बनी थी बिहार में। ठीक है, बिहार में बनी थी। और ये इसके बाद फिर देखेंगे तो 1903 में उत्तर प्रदेश की जो पहली चीनी मिल थी वो बनी थी आपके यहाँ यूपी में देवरिया के प्रतापपुर में बनी थी 1903 में। ठीक है, तो चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब इसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे ये आप डिसाइड कर लो, क्योंकि बात यहाँ पर क्या हो रही है, भारत के बारे में हो रही है। तो अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात है तो ये सही है। ठीक है, लेकिन अगर ऑल ओवर भारत के बारे में बात करेंगे तो 1840 में बिहार में एक चीनी मिल बन चुकी थी।
गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी, मतलब ये दूसरा वाला तो सही है लेकिन पहले वाले में संदेह है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर, अब ये प्रश्न आया था, देखना ये होगा कि आयोग ने इसका उत्तर क्या माना, क्योंकि आयोग ने तो फाइनल आंसर की जारी भी नहीं की थी और परीक्षा जो थी वो रद्द हो गई थी। मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था जीन गॉटमैन के द्वारा, आपको पता ही है। जीन गॉटमैन ये कहाँ से थे, तो जीन गॉटमैन जो थे ये एक फ्रांसीसी जियोफिजिसिस्ट थे, भूगोलवेत्ता थे। और 1967 में उन्होंने मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया था। ये जो शब्द था मेगापोलिस, इसका प्रयोग उन्होंने किया था जो बड़े बड़े नगर होते थे उनके लिए, विशाल महानगरों के लिए। इसके बाद है कि कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन, देखो सबसे बड़ा माना जाता था यहाँ पर भुक्ति को, भुक्ति जो था सबसे बड़ा था। इसको आप मंडल के रूप में ले सकते हैं, या यूँ कहिए कि जैसे कि भारत हो गया तो पूरे भारत को आप क्या कहेंगे, पूरा भारत एक राज्य हो गया, तो उसमें देखो जो सबसे बड़ा प्रदेश होता था उसे आप भुक्ति मान सकते हैं। भुक्ति के बाद आता था आपका मंडल, जैसे आपका है ना विषय मंडल, फिर वीत ही आएगा जिला और फिर आएगा ग्राम। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा भुक्ति, फिर विषय, फिर वीत, फिर ग्राम। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करते हैं, सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 244 है, 244, तो ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 244 याद रखना इसके बारे में। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। वे न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो गया, तो दोनों सही है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य ये कहाँ पर स्थित हैं। कहलगांव मिल जाएगा आपको बिहार में, खरगोन मिलेगा मध्य प्रदेश में, कोरबा मिल जाएगा आपको, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और कुडगी मिल जाएगा आपको कर्नाटक में, ठीक है। फिर है कोयले के संदर्भ में, भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। ये तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पहले वाले में क्या है, भारत दुनिया के कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, तो ये भी सही है, यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों यहाँ पर कन्फर्म है, सही है। इसके बाद है ग्रेट बैरियर रीफ, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, बल्कि ये केवल 2000 किलोमीटर है। तो पहला सही, दूसरा गलत, तो उत्तर क्या बनेगा, केवल 1 वाला। मिनामाटा रोग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो आपको पता ही है। मिनामाटा रोग जो होता है ये जो आपका ये होता है ना HG पारा, ठीक है, तो पारे की वजह से होता है। पारे को आप मरकरी भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और ठोस के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में आपको विचार करना है कि रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। जो रबर का यंग गुणांक होगा वो स्टील की तुलना में अधिक नहीं होता, स्टील का ज़्यादा होता है। तो पहला तो यहाँ पर गलत हो गया। इसके बाद किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, ये सही है। तो केवल दूसरा सही है, मतलब केवल 2 यहाँ पर आपका सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।